गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th इतिहास। हर्ष के बारे में पढ़ रहे थे अपन। पिछली वीडियो में आपने देखा हर्ष के बारे में पढ़ा। अब हर्ष का शासन प्रबंध, इसके बारे में देखना है अपने को। तो हर्ष के शासन प्रबंध देखो, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। राजा, मंत्री परिषद, सचिवालय, सेना, दंड, विधान, कर, ये उसके साम्राज्य के भाग थे हर्ष के। ठीक है, सबसे पहले सर्वोपरि राजा खुद सर्वोपरि होता ही था। ठीक है, सम्राट हर्ष जो स्वयं प्रशासन की दूरी था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। उसका विचार था कि प्रशासनिक कुशलता के लिए शासक को निरंतर जो है सचेत रहना चाहिए, यानी शासन का जो है प्रमुख दूरी जो था वो खुद हर्ष था। ठीक है, और ये मंत्री परिषद जो कि उसको सहयोग करने के लिए ये होता था। सचिवालय शासन का जो प्रशासन के लिए प्रशासनिक अंग था ये सचिवालय। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखते हैं तो सेना के बारे में था। मंत्री परिषद जो थी, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री गठित की गई थी। राज्य सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। राज्यवर्धन की मूर्तियों पर मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद थी जो राजा को क्या करती थी, सहयोग करती थी। ठीक है, मंत्री परिषद के बाद में आगे हम बात करते हैं सचिवालय। राजधानी का एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया। बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट ने अवंती को विदेश मंत्री बताया। इसका नाम था, अभी विदेश मंत्री बोलते हैं हम, उस समय जो है अवंती इसको कहते थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संरक्षण कहा गया है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया है। मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम थे माँ सामंत, महाराज, ठीक है, स्थानिम, कुमारात्य, विजयपति, उपरिक, ये इनके नाम होते थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं फिर जो है सेना की जो है एनसोंग बताता है कि हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। अपने राज्य को विस्तृत करने के बाद हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया था। ठीक है, फिर उसके पास 6000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार हो गए। पहले 5000 ही थे हाथी, ठीक है, और 2000 ही घुड़सवार थे, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया तो उसके पास 60,000 तो हाथी हो गए। कितने हो गए? 60,000। ठीक है, और 1 लाख के लगभग वहाँ पे उसके पास घुड़सवार थे। घुड़सेना के लिए घोड़े सिंधु, ईरान और कंबोज से मंगवाए जाते थे। पैदल सेना इससे भी कई गुना अधिक रही होगी, किंतु उनकी ठीक से हमें संख्या नहीं बताई गई है। ठीक है, गुड़सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। गुड़सेना का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? बृहदेश्वर। ठीक है, आगे साम्राज्य के हम बात करें तो साम्राज्य भुक्ति, विषयों आदि में बटा हुआ था। नोट कर लेना इसको। साम्राज्य का जो भाग था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो भुक्ति और दूसरा विषय। 2 भागों में उसका साम्राज्य बटा हुआ था। ठीक है, सेना की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं दंड विधान की। दंड विधान क्या क्या था उस समय? हर्ष के समय जो है माना जाता था, या हेनसोंग ने भी कहा, बाणभट्ट ने भी कहा कि उस समय दंड विधान बहुत ज़्यादा कठोर था। चोरी उचक्की बिल्कुल नहीं होती थी, लूटपाट नहीं थी, लेकिन फिर भी दंड विधान जो था कठोर था। ठीक है, हेनसोंग बताता है कि अपराधियों और विद्रोह की संख्या बहुत कम थी। जब कानून तोड़ा जाता तो अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था। कुछ अपराधियों के लिए थोड़ा सा जुर्माना किया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार करने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जाँच करने का ढंग भी प्रचलित था। ठीक है, यह बात हुई दंड विधान की। दंड विधान जो था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था क्योंकि लूटपाट जो है बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उनको जो है जंगलों के अंदर भेज दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। ठीक, यह था दंड विधान। अब हम बात करते हैं कर की।
हर्ष के शासन में 3 प्रकार के कर थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाघ, हिरण्य और बलि। बाघ जो था भूमि कर था, हिरण्य वन उत्पाद पे लगाए जाने वाला कर था, और बलि जब सम्राट के यहाँ कोई उत्सव होता था, कोई त्यौहार होता था, तो उस समय ये कर लिया जाता था जनता से, जिसको क्या नाम से पुकारा जाता था, बलि। तो 3 प्रकार के कर थे, बाघ, हिरण्य और बलि। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार बोर्ड पे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा हर्ष का शासन प्रबंध, राजा, मंत्री परिषद और उसके अलावा सचिवालय, सेना, दंड विधान, कर, ये इसके शासन के भाग थे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ अब। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम हेनसोंग का जो था हेनसोंग, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय में भारत आया था ये। हाँ, शानदार, अलग अलग फ्लेवर। हाँ चलो बस पसंद आ गई। हाँ। तो हेनसोंग का भारतीय विवरण है। हेनसोंग जैसा कि पहले ही बता दिया तुम्हें, चीनी यात्री था, हर्ष के समय में भारत आया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने जो है ज्ञान अर्जित किया था और वहाँ पे बौद्ध धर्म की इसने दीक्षा ग्रहण करी थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का था हेनसोंग। इसका भारतीय विवरण, उस समय उसने चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के समय भारत में आया था। वह बौद्ध स्थलों के दर्शन एवं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के उद्देश्य से भारत आया था। उसने भारत के संबंध में निम्नलिखित विवरण उसने दिए हैं। भारत के संबंध में उसने बताया, क्या क्या बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी भारत की। सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो तत्कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्णों में विभाजित था। प्रथम 3 वर्ण समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और चौथा जो वर्ण था वो था शूद्र। इन तीनों जो जातियां होती थी इसकी सेवा करने के लिए शूद्र जो था वो शूद्र जाति होती थी। ठीक है, वे स्वच्छता, रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। शूद्र खेती व परिचर्चा कार्य करते थे। समाज में शुद्ध भोजन, नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था। ठीक है, प्याज, लहसुन एवं मांस खाने वालों का निवास जो था शहर से बाहर की ओर उनका निवास होता था। जो कि मांस मदिरा खाते थे, प्याज या लहसुन खाते थे, उनको शहर से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक पक्ष की बात करें, भूमि उर्वरा थी, उपजाऊ थी, लोग जो थे समृद्धशाली थे, धन संपन्न थे। ठीक है, सोने चांदी के सिक्कों का सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। वस्त्र उद्योग का व्यवसाय उन्नत था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिपि, भंडोज, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। कपड़े, मसाले निर्यात किए जाते थे। घोड़े, सोना चांदी आयात किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन एवं बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा प्रजा धर्म सहिष्णु थे। बौद्धों में महायान प्रणाली थी। पहले भी हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, एक हीनयान था वो एक महायान था। पिछले वाले वीडियो में देखा हर्ष के बारे में हमने, कन्नौज सभा और दूसरी जो 2 सभा हुई थी, एक तो कन्नौज में उसने आयोजित करवाई थी और दूसरी उसने कहाँ आयोजित करवाई थी, प्रयाग में आयोजित करवाई थी। ठीक है,
तो 2 भागों में विभाजित था, एक हीनयान था और दूसरा महायान था। ठीक है, अब राजनीतिक जीवन की बात करें तो शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। शासन पद्धति जो थी वो हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। ये बौद्ध धर्म के 2 प्रकार लिख देखिए एक बार, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। तो राज्य की आय राज्य कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार, दान आदि में खर्च होती थी। हर्ष की राजकार्यों में व्यक्तिगत रुचि थी। वह निरीक्षण यात्राएं भी करता था, यानी ऐसा कहा जाता है कि हर्ष जो था जनता को रात के समय वो जनता के माध्यम से जनता के पास पहुंच जाता था और ये मालूम करने के लिए कि शासन प्रशासन ढंग से तो चल रहा है, कोई आदमी जो है कोई दुखी तो नहीं है, वो जो जन कल्याण में है उसको हमेशा वो रुचि लेता था। ठीक है, अब बात करें शिक्षा विहारों व गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था। ब्राह्मी लिपि जो है उस समय प्रचलित थी। ठीक है, शिक्षा में संस्कृत भाषा वाद विवाद प्रचलित थे। नालंदा एवं वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? एक तो नालंदा और दूसरा वल्लभी, ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र उस समय मौजूद थे। आगे हर्ष का मूल्यांकन की अगर हम बात करें, इसको मिटा देता हूं। अब देखो हर्ष का मूल्यांकन की हम बात करते हैं तो हर्ष के बारे में हमने पूरी जो है आप लोगों को जानकारी दे दी। शासन प्रशासन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली। तो नेचुरल सी बात है, अगर उसकी बात करें मूल्यांकन की, तो हर्ष पुष्प भूति वंश के शत्रुओं एवं होड़ों का सामना, सामंतवाद को नियंत्रित करना, उत्तर भारत में एकता स्थापित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और उत्तरी भारत को जो है एकता के सूत्र में बांधना, ये उसके प्रमुख कार्य थे। मूल्यांकन की बात करें तो सम्राट राजा था, शक्तिशाली था, ठीक है, विद्वान था और विद्वानों का जो भी बाणभट्ट हुआ था, एनसोंग हुआ था, उनका संरक्षक भी था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी हर्ष के बारे में। विदेशी व्यापार एवं प्रशासन को दक्ष बनाना, उत्तरदायित्व युक्त बनाना आदि अपने समय की समस्याओं प्रवृत्तियों से पूर्ण रूप से वो विज्ञ था। हर्ष ने तत्कालीन समस्याओं के समाधान का उसने अथक प्रयास किया और जितनी भी समस्याएं थी उसको उसने दूर किया। हर्ष ने बड़ी सेना का निर्माण किया, शत्रुओं को परास्त किया एवं उत्तरी भारत को एकता के सूत्र में उसने बांधा। कन्नौज एवं प्रयाग में धर्म सभा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसने कन्नौज में धर्म सभा की, प्रयाग में धर्म सभा की। ठीक है, और धर्म के माध्यम से, इन सभाओं के माध्यम से उसने सामाजिक एकता एवं सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया तथा दान के माध्यम से जन कल्याण किया एवं धन का पुनर्वितरण किया। चीनी आदि देशों से प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ किया। हर साहित्य एवं विद्या का मान संरक्षक था। साहित्य एवं विद्या, यहाँ लिखे हुए हैं देखो, साहित्य एवं विद्या का संरक्षक था, मान शासक था। ये पॉइंट हम जो है खुद भी इसको पॉइंट बना सकते हैं। एवं कुशल सेनापति था हर्ष। उस समय की जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में भी उसने जो है उत्तर भारत को संगठित किया, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एक महान सेनापति, कला साहित्य का संरक्षक, कर्ण जैसा दानी सम्राट भी कहा गया है इसको। हर्ष को क्या कहा गया है? कर्ण जैसा दानी सम्राट था। युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी नीतियों को डालने का प्रयत्न किया। आजीवन लोक रंजन में संलग्न रहा। आजीवन जो रहा वो जन कल्याण के कार्य वो
करता रहा। ठीक है, स्वयं शासन प्रबंध देखता था, जनहित उसके राज्य का प्रमुख उद्देश्य था। सामंतशाही शक्तियों का नियंत्रण हेतु उसने भ्रमण किया और केंद्रीय शासन को उसने मजबूत किया। तो इस प्रकार अर्थ का जो है मूल्यांकन है, आपको इसे पॉइंट बनाने हैं और उसको पॉइंट में भी कुशल सेनापति, मान साधक, कला और साहित्य का संरक्षक, साहित्य विद्या का संरक्षक, कुशल सेनापति, विशाल जो है साम्राज्य का स्वामी, ठीक है, दानी, कर्ण जैसा बताया गया तो दानी भी था। ठीक, तो जन कल्याण की उसने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जन कल्याण के उसने कार्य किए थे। ठीक है, हर्ष के समय तिब्बत, चीन तथा अन्य एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और चीनी विदेशी यात्री जो भी आते थे वो भी हर्ष के दरबार में ही ठहरते थे। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। आगे हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था। इसके अतिरिक्त वल्लभी सहित अनेक गुरुकुल, आश्रम एवं शिक्षा के केंद्र हर्ष के समय विद्यमान थे। इस प्रकार हर्ष की उपलब्धियां व्यापक थी, बहुआयामी थी। ठीक है, 7वीं शताब्दी का भारतीय राजनीति का श्रेष्ठतम नायक था वो। एक श्रेष्ठ योद्धा, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्या अनुरागी शासक के रूप में सभी विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। R.S. त्रिपाठी जो इतिहासकार हुए हैं उसकी तुलना अशोक समुद्रगुप्त से भी करते हैं। तो जिस प्रकार अशोक मान हुआ था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन हुआ था, उसी प्रकार हर्ष की उपलब्धियां भी उन्हीं के बराबर थी। ठीक है, अतः हर्ष की युग धाराओं को बदलने का एवं नई प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास किया तथा आजीवन लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहा। तो ये था आपका हर्ष का मूल्यांकन। ठीक है, ये आपको हर्ष के मूल्यांकन में इसके 8-10 जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हो वो पॉइंट्स आपको बनाने हैं और इतिहास की कॉपी में आपको ये नोट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चोल प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया गया, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से ये पूछ सकते हो। शासन प्रबंध का लिखना है, शासन प्रबंध में उसके 6 पॉइंट अलग अलग लिखवाई दिए थे। मूल्यांकन में हमें इसके पॉइंट बनाने हैं। हर्ष का मूल्यांकन अगर घूम के भी आ जाए, हर्ष के चरित्र की विशेषता बताए तो भी मूल्यांकन के जो है पॉइंट है वो पॉइंट ही इसमें आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।